नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और यह है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो चैनल है यूपीएससी सीएससी हिंदी, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी यूपीएससी के लिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराती है। और रोजाना इस क्लास में मैं सुबह 10:30 बजे से आप लोगों को पढ़ाता हूँ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और कुछ डेली न्यूज की चीजें। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अनअकैडमी से जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विज होंगे, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ाया जाएगा, यानी टॉपिक बाय टॉपिक पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस यानी आपने यूपीएससी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है तो उस जिस भी सिलेबस में से आपने जीएस में लिया है या ऑप्शनल में ले लिया है, तो ऑप्शनल से जुड़े हुए जितने भी विषय या जीएस से जुड़े हुए जितने भी क्लासेस चल रहे हैं उन सबका आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। इसके लिए आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ से एंड्रॉयड पे गूगल प्ले स्टोर पे जाके और या आईफोन पे एप्पल स्टोर पे जाकर के आप इसको बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। सॉरी, इसे आप जरूर फॉलो करें इन दोनों को। ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे मैं अपने सभी क्लास के लिंक और उन सभी क्लास का पीडीएफ मटेरियल अपलोड कर देता हूं, जिससे आप क्लास के बाद आपको आसानी से मिल जाएगा और भी पढ़ने में सुविधा रहेगी। और साथ ही इसके अलावा मैं इस पे सभी न्यूज पेपर जो आपके लिए जरूरी है उसका पीडीएफ भी मैं अपलोड कर देता हूँ। जैसे अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में मैं दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, और इंग्लिश में मैं करता हूं इस पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ये चार मैं न्यूज़पेपर का पीडीएफ भी इस टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। मेरे टेलीग्राम पे आप इसी लिंक से जाके जुड़ सकते हैं। लिंक से अगर जाने में आपको समस्या हो तो आप टेलीग्राम पे अनअकैडमी, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और उस पर सर्च करेंगे अनअकैडमी स्वदीप कुमार, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और आप उसको जाके वहाँ फॉलो कर लें, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारा मटेरियल बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा ये जो दूसरा लिंक है ये है मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है। इसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो जो मेरी लाइव क्लासेज होती हैं अनअकैडमी के ऐप पे, अनअकैडमी के ऐप पे जो लाइव क्लासेज होती है वो मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं शाम 4 बजे अनअकैडमी ऐप पे पढ़ाता हूँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में यहाँ पे क्लास होती है पर डे। एक नेशनल एक इंटरनेशनल पर डे दो क्लास, दो टॉपिक में पढ़ाता हूँ उस पे। और शाम को 8 बजे 8 PM पे पूरे एक साल का 1 ईयर के करंट के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। पूरे एक साल के करंट के क्वेश्चंस, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं 4 PM और 8 PM पे। ये दोनों क्लास आप जरूर ज्वाइन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और पूरे एक साल का जो करंट कवर करा रहा हूँ क्वेश्चन है आपका जनवरी 2020 से लेकर के, मैं इसको कराऊंगा अभी जब तक ये चलेगा, ये मई 2021 तक के कराऊंगा। क्योंकि जून में उसका एग्जाम है प्रीलिम्स का 11 जून को, तो उसके पहले मई तक के मैं सारे आपके कवर करा दूंगा। ये जरूर ध्यान से बस करते चलें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। और अनअकैडमी पे जो एडुकेटर्स हैं वो 100 से भी ज्यादा यहाँ पे टॉप एडुकेटर्स हैं। यहाँ पे सारे एडुकेटर्स सब टॉप टॉप के हैं। ये सभी लोग आपके मार्गदर्शन पे, रोमन सैनी सर के अंडर गाइडेंस सभी लोग आपको बेहतर मार्गदर्शन प्रोवाइड करेंगे, यूपीएससी की तैयारी में आपके हर कदम पे मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे, ये सब अभी कोर्स शुरू होने वाले हैं। ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, दो तरीके का प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। जो प्लस होता है, प्लस अनअकैडमी का कंप्लीट रेगुलर कोर्स है। रेगुलर कोर्स यानी इसमें जीएस का प्रीलिम्स, मेंस, आपका ऑप्शनल पेपर,
एसे और कंप्लीट टेस्ट सीरीज, मतलब इस कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जाएगी। और इसके लिए आपको प्लस पे डेली लाइव क्लासेज और उन सब टॉपिकों का टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप उसका कर सकते हैं, और पूरे स्ट्रक्चर शेड्यूल के साथ पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। और ये जो प्लस कोर्स का 12 महीने का यानी 1 ईयर का जो प्लान है, उसका फीस है 49,500 रुपए। लेकिन अगर आप एडमिशन के समय एक रेफरल कोड मांगता है, अगर आप इस मेरे कोड का इस्तेमाल कर लेंगे, कोड है स्वदीप SWADEEP, तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आफ्टर डिस्काउंट है आपकी 12 महीने की फीस हो जाएगी 1 साल की 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने या 2 साल के लिए लेते हैं तो ये फीस है 72,000 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, और ये फीस होगी आपकी 64,800 रुपए। ठीक है। और वहीं अगर 3 साल के लिए लेते हैं 3 ईयर का प्लान, 3 ईयर का प्लान उनके लिए है जो लड़के अभी 12th में है, 12th जस्ट पास हुए हैं, उनके लिए 3 साल का प्लान है। बहुत ही आसानी से लेके पूरा बेसिक फाउंडेशन बैच है, पढ़ते हुए चलें। इसका फीस है 90,000 रुपए। इस पे कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी 10% डिस्काउंट में मिलेगा, और 3 साल का फीस होगा आपका 81,000 रुपए। और जो 2 साल का है, जिन लोगों को 2023 में एग्जाम देना है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये बैच है, जरूर यहाँ पे ज्वाइन करें, जरूर एडमिशन लें। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा जो है वो है आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या है कि जो प्लस कोर्स वाली सारी चीजें हैं रेगुलर क्लास वाली, ये सारी चीजें तो यहाँ पे मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि पूरा रेगुलर उस पे क्लास चलता है। उसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी कराएंगे, पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी होगी, और पर्सनल फीडबैक भी इसके लिए आपको मिलेगा। और 12 महीने का अगर आप आइकॉनिक लेते हैं यानी 1 साल के लिए, तो आइकॉनिक का चार्ज है 69,500, 69,500 रुपए। इस पे भी अगर इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा, और आफ्टर डिस्काउंट 12 महीने की फीस हो जाएगी आपकी 62,550 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने के लिए यानी 2 साल के लिए आइकॉनिक लेते हैं 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300 रुपए। अगर आप 36 महीने यानी 3 साल के लिए आइकॉनिक लेते हैं तो 1,41,000 फीस है, और इस पे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 1,26,900 रुपए। तो ये सारे प्लान है, आप लोग जरूर इसमें जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। आपका जो भी टारगेट हो 21, 22, 23 या उसके आगे, तो सबके लिए ये प्लान है, आप लेकर के करें, और इस कोड का इस्तेमाल बिल्कुल ना भूलें कि फीस में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये है यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इस पे क्या है कि अब ऑप्शनल के लिए भी आप अलग से कोर्स ले सकते हैं। 12 महीने का अगर 1 साल का आप ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो फीस होगी 27,500। कोई भी ऑप्शनल जो चाहे आप ले सकते हैं, अकेडमी पे सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और फीस होगी 24,750 रुपए। वहीं अगर 24 महीने का यानी 2 साल के लिए आप ऑप्शनल लेते हैं 40,000 रुपए फीस है, कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000 रुपए आफ्टर डिस्काउंट। अगर 3 साल के लिए आप ऑप्शनल लेते हैं तो 50,000 रुपए फीस है, और कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000 रुपए। तो ये सारे प्लान है। ठीक है, आपको पता है अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में, एक टेस्ट सीरीज है ऑल ओवर इंडिया। इसमें रैंकिंग आएगी आप लोगों की जिस तरीके से यूपीएससी में आती है, और ये आप सबके लिए फ्री है। अनअकैडमी प्री एग्जाम के पहले आप लोगों के लिए एक प्लान लेकर ये फ्री है। टेस्ट सीरीज जीएस के लिए है, इसमें आप लोगों का ठीक ठाक इसमें सिलेबस कवर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस का आप इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करें। इसके लिए करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है। मोबाइल ऐप पे जाएंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन है यूपीएससी सीएससी का, उस सेक्शन पे आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी कॉम्बैट पे इनरोल करने के लिए जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपसे एक कोड मांगेगा, और कोड जब मांगेगा तो आप उस कोड की जगह डाल देंगे जो मेरा कोड है स्वदीप, आप पे डाल देंगे तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ये सब आपके लिए फ्री है, इसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना। ठीक है, और ये हर 14 दिन पे टेस्ट होगा, संडे होगा, संडे बट 14 दिन पे अल्टरनेटिव संडे। तो ये जो टेस्ट अब अगला है ये है 3 जनवरी को 2021 सुबह 11 बजे 11 AM पे। तो जब सभी लोग इसको जरूर ज्वाइन करिए। ये 45 मिनट का टोटल टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चंस आएंगे, और टोटल 13 टेस्ट होंगे, यानी समझिए कि तकरीबन 780 क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा
प्री एग्जाम के पहले पहले ही, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव संडे को होगा, जरूर ध्यान में रखेंगे। और आप लोगों को पता ही है कि यूपीएससी सीएससी 2021 प्री एग्जाम के लिए मात्र 6 महीने बचे हैं, और इस 6 महीने पे बचे हैं, तो इसके लिए अनअकैडमी एक नया बैच शुरू किया है अभी, करने वाला है 28 दिसंबर से। प्री एग्जाम के लिए 6 महीने का यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का बैच है, और ये बेस्ट एडुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। जो लोग प्री दे रहे हैं 2021 का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, आप जरूर ज्वाइन करें। ये 6 महीने का हिंदी इंग्लिश दोनों में बैच अवेलेबल है, ठीक है। और क्या है कि इसमें आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर कराया जाएगा इस बैच में, टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी होगी विथ एनालिसिस इस बैच में। पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और जो भी आपके डाउट हैं तो डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपका चलेगा, और इंटरव्यू प्रिपरेशन, जब आप प्री मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपका वो सब होगा, इसी में इंक्लूड है, वो आगे सब कराया जाएगा। तो जरूर 6 महीने का जो 2021 का ये प्रीलिम्स का बैच है, आप जरूर ज्वाइन करें। जो लोग 2021 में एग्जाम देना है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल बैच है ये। और ये जैसे 6 महीने का बैच यहाँ पे भी है, 1 साल का भी फाउंडेशन 2022 का चल रहा है, 2 साल का भी फाउंडेशन 2023 का चल रहा है, इंग्लिश में हिंदी में सब में। तो जो लोग को इस बार देना है वो ये प्रीलिम्स का कर लें, 22 वाले 1 साल का, 23 वाले 2 साल का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें। और आप लोग जो भी बैच ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आपको टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, अनअकैडमी आपके सारी सुविधाओं का ख्याल रखेगा। एडमिशन के समय आप इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे, कोड है स्वदीप, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो आइकॉनिक अभी मैंने आपको बताया था कि जब मैं कोर्स का सब्सक्रिप्शन बता रहा था, तो आइकॉनिक जो कोर्स है इसका भी आने वाले समय में प्राइस हाइक होने वाला है, तो इसको जल्द से जल्द आप अपग्रेड कर लें, आज ही कर लें। आइकॉनिक का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, जैसे आपको मैंने बताया था, आपसे पर्सनल कोच आपके साथ हम हमेशा रहेंगे, जो आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे, मेंस टेस्ट सीरीज वगैरह होगा, उसका एवेल्युएशन होगा, ये पर्सनली ध्यान देंगे, और आपके पूरे स्टडी प्लान को कस्टमाइज करके पढ़ाया जाएगा, पूरा बारीकी से ध्यान किया जाएगा। अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन, बी पार्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन विथ डेली कंटेंट, आप इसे बढ़ा सकेंगे। तो जरूर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए और इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, और जहां भी आप लेंगे कोड जरूर ध्यान में रखेंगे स्वदीप, इस कोड को डालेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और ये प्लान है, अब आपको पता है कि 2020 दिसंबर चल रहा है, 2020 अब समाप्त होने वाला है, तो 2020 के लिए एक ऑफर है लास्ट दिसंबर तक, यानी अकेडमी का 31 दिसंबर तक एक कॉम्बो ऑफर है कि जैसे जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल का अगर आप साथ में एडमिशन लेते हैं तो साथ में अनअकैडमी की फीस होती है 77,000 रुपए 1 साल के लिए। लेकिन अनअकैडमी खुद से ऑलरेडी आपको डिस्काउंट कर रही है ये दिसंबर के लिए, ये लास्ट दिसंबर की फीस आपको होगा 70,153 रुपए में ही, प्लस और ऑप्शनल का। और अगर आप आइकॉनिक और ऑप्शनल दोनों लेते हैं तो इस फीस 97,000 रुपए 1 साल का। लेकिन अनअकैडमी ऑलरेडी इस ये सीजन में लास्ट दिसंबर के 2020 के अंत के उसमें ये कर रही है, इसमें भी डिस्काउंट है, 97,000 की जगह पे 88,705 रुपए लगेंगे आपके। और इन दोनों पे एक और प्लस बात है कि इस फीस पे जो डिस्काउंट इन दोनों पे अनअकैडमी दे रही है, इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ और मिल जाएगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस पे भी 10% डिस्काउंट और इस पे भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द आप ये प्लान अपना ज्वाइन कर लें, बहुत ही बेहतरीन है ये, ठीक है। तो आइए अब अपना हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, क्या क्या चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। जो मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाता हूँ रोजाना करंट, उसका सोर्स क्या है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट। ये सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को रोजाना पढ़ाता हूँ। और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कुछ डेली न्यूज, रोज की खबरें, कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स वो भी हिंदी में, और एक राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का डिबेट भी कवर करते हैं हिंदी में। तो ये रोजाना मैटर आता है। आज हम लोग अपने डेली न्यूज में क्या क्या कवर करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका शाहीन 9, शाहीन 9 के बारे में देखेंगे क्या है शाहीन 9। दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, ठीक।
तीसरा टॉपिक है आज का, यूनेस्को की विरासत सूची में सिंगापुर के स्ट्रीट फूड को शामिल कर लिया गया है, इसके बारे में देखेंगे। चौथा टॉपिक है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में। और पांचवा टॉपिक है यूरोपीय संघ में प्लास्टिक अपशिष्ट संबंधी नए नियम। यूरोपीय यूनियन में आया है, प्लास्टिक अपशिष्ट संबंधी नए नियम आए हैं, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग डेली न्यूज में 5 टॉपिक पढ़ेंगे। और जो एडिटोरियल्स है, आज एडिटोरियल में हम लोग क्या क्या देखेंगे, ये देखिए इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में। आज हमारा जो पहला एडिटोरियल है वो है कैच द रेन। राष्ट्रीय जल मिशन का ये प्रोग्राम है कैच द रेन। गवर्नेंस का मुद्दा है शासन व्यवस्था का, और ये पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल आज हम कवर करेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हेतु फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। ये पक्षी है, ये प्रवासी पक्षी होते हैं, दूसरे देश से आते हैं, तो उनके लिए उड़ते हैं। तो इसके पे मैंने आर्टिकल एक बार पढ़ाया था कि अगर ये उड़ के जाते हैं तो जो बड़े बड़े बिजली के टावर लगे होते हैं तो उनकी वजह से इनका टकरा जाते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी पे फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगाया जा रहा है। जीव विज्ञान पर्यावरण का ये मुद्दा है, ठीक है, एनवायरमेंट का। और ये द हिंदू का आर्टिकल है, ध्यान में रखेंगे। तीसरा जो आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का आर्मी संस्करण, इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। और ये आर्टिकल है आपका इंडियन एक्सप्रेस का। चौथा आर्टिकल देखेंगे, ई सेवा केंद्र, भारतीय राजनीति का मुद्दा है, और इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। और पांचवा आर्टिकल आज हम देखेंगे, जनगणना रजिस्टरों की अपडेटिंग अब करने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है, ये भी शासन व्यवस्था का मुद्दा है, और आर्टिकल है ये द हिंदू का। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे पांचों आर्टिकल भी डेली न्यूज के बाद। तो चलिए आज का अपना हम लोग शुरू करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है शाहीन 9। क्या है शाहीन 9, क्यों चर्चा में है, ये ध्यान से देखिए। एक मिनट, अभी हुआ क्या है इसमें शाहीन 9 में, कि अभी हाल ही में चीन जो है उसने भारत से कहा है कि चीन और पाकिस्तानी वायुसेनाओं के मध्य चल रहे संयुक्त वायुसेना अभ्यास को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखने के लिए कहा है। एक्चुअली क्या है, ये जो शाहीन 9 है ये एक वायुसेना अभ्यास है, किसके किसके बीच, चीन और पाकिस्तान के बीच। चीन और पाकिस्तान के वायुसेनाओं का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शाहीन 9। तो अभी चाइना ने भारत से कहा है कि जो हमारा ये वायुसेना अभ्यास है, ये जो चल रहा है, आप इसको निष्पक्ष वस्तुनिष्ठ ढंग से देखिए। आगे क्या क्या मुद्दा है जो चर्चा में, ये सब देखते चलिए क्या कह रहा है। शाहीन 9 या ईगल 9, इसको शाहीन 9 भी कहते हैं और ईगल 9 भी कहते हैं, ये पाकिस्तान की वायुसेना और पीपुल्स लिबरेशन एयरफोर्स के बीच आयोजित एक संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास है। शाहीन 9 या ईगल 9 इसको कहते हैं। ये जो है पाकिस्तान की वायुसेना और पीपुल्स लिबरेशन एयरफोर्स जो चाइना की है, जो चीन की वायुसेना है, इन दोनों के बीच ये क्या है, एक संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास है। और शाहीन 9 चीन और पाकिस्तान की वायुसेनाओं के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त वायुसेना अभ्यासों की श्रृंखला में 9वां अभ्यास है, इसीलिए इसको 9 कहा गया है। 9 जो ये शाहीन है, ये शाहीन अभ्यास होता है पाकिस्तान और चीन के वायुसेना के बीच, ये 9वां अभ्यास है, इसीलिए इसको शाहीन 9 कहा गया है, जो कि दोनों देशों के बीच प्रत्येक वर्ष बारी बारी से आयोजित किया जाता है। दोनों देशों के बीच में होता है, प्रत्येक वर्ष होता है, कभी पाकिस्तान में कभी चाइना में। तो इस बार पाकिस्तान में हो रहा है। और इस श्रृंखला का पहला अभ्यास वर्ष 2011 में आयोजित किया गया था। और शाहीन का जो पहला अभ्यास है वो 2011 में आयोजित हुआ था। और भारत और चीन का भी एक अभ्यास है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। ये तो आपने भारत और चाइना पाकिस्तान का पढ़ लिया। भारत चीन का भी एक अभ्यास है, भारत और चीन के सेनाओं के मध्य में संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है, हैंड इन हैंड। तो ये भी आप जान लीजिए, भारत और चीन की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास हैंड इन हैंड का आयोजन भी किया जाता है। तो ऐसे भी चाइना और भारत के बीच हमारा
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के अभी विवाद है, मामला गर्म चल रहा है इस वजह से। तो और पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता है, हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उन सबको चाइना सपोर्ट करता है कि भारत से उनके संबंध खराब हो। तो इन सब चीजों पे है, तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा साइन 9 के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व भारती शांति निकेतन के बारे में। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्या है? विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन कहां पे है, क्यों चर्चा में है, इसके बारे में पढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। 24 दिसंबर को किया, कल परसों 24 दिसंबर को। और इसमें क्या है कि पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन, और यहीं पे विश्व भारती विश्वविद्यालय है, उसका शताब्दी समारोह 100 वर्ष हो गए, इसके समारोह के 100 वर्ष हो गए, तो इसीलिए शताब्दी समारोह हुआ और उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया। और वर्ष 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय देश के सबसे पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक है। ये जो विश्व भारती विश्वविद्यालय ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और विश्व के सबसे पुराने सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में से एक है। और वर्ष 1921 में स्थापित था, इसलिए 2021 आने वाला है, तो इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो क्या है कि और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था इस विश्वविद्यालय को, इसलिए ध्यान में रखेंगे। और मई 1991 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। और इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला था? 1951 में, मई 1951 में संसद ने एक अधिनियम लाया था और उसी समय विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पारंपरिक तौर पर कक्षाओं में दी जाने वाली शिक्षा के पूर्णतः विरुद्ध थे। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो भी पारंपरिक तौर पर कक्षाएं दी जाती थी, कक्षाओं में शिक्षा, उसके विरुद्ध थे। उनका मत था कि सीखने के लिए प्रकृति के साथ सहभागिता आवश्यक है, मतलब कक्षा में बैठ के जो शिक्षा दी जाती थी उसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि प्रकृति के साथ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को एक समग्र विकास की प्रक्रिया के रूप में अभिकल्पित किया है, जहां शिक्षक भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करने वाले गुरु की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, शिक्षा को एक समग्र विकास की प्रक्रिया के रूप में अभिकल्पित किया है, जहां शिक्षक भावनात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक उत्थान के लिए। और वर्ष 1921 में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय में भी इसी शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया। हालांकि समय के साथ विश्व भारती विश्वविद्यालय ने भी अपनी शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन किया है और उसे आधुनिक से शिक्षा पद्धति का रूप बनाया है। इसमें आपको ध्यान देने के लिए बात यह है कि जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने उसको स्थापित किया और भारत के बहुत ही पुराने सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में से एक है। और 24 दिसंबर को इसका शताब्दी समारोह आयोजित किया गया 100 वर्ष पूरे होने पे, जिसको प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, इसलिए चर्चा में है। कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे, बाकी ये सब पॉइंट अपने कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर रखेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या सोच थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, ये सब सारी बातें। अगला टॉपिक है हमारा कि यूनेस्को की विरासत सूची में। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अभी जो मैं रोजाना शाम को 4 बजे क्लास लेता हूँ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अपने अनअकैडमी ऐप पे। तो अनअकैडमी ऐप पे जो मैं लेता हूँ तो उसमें मैंने आपको यूनेस्को के बारे में पढ़ाया था कि इसकी विरासत सूचियां होती हैं, ये कल्चर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, प्रकृति के क्षेत्र में, सब पे सहयोग करता है। ठीक है, और साइंस के क्षेत्र में, तो ये सब, तो ये मैंने आपको बताया था कि इसकी अपनी एक विरासत सूची है, इसमें शामिल करता है चीजों को। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो वो क्लास भी 4 बजे वाला आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। क्या है अब ये टॉपिक कि यूनेस्को की विरासत सूची में सिंगापुर का स्ट्रीट फूड शामिल हो गया है। सिंगापुर का स्ट्रीट फूड क्या खास है, देखते हुए चलिए एक एक पॉइंट। हाल ही में यूनेस्को ने सिंगापुर के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से वहां की स्ट्रीट फूड संस्कृति को
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में नामित किया। एक्चुअली सिंगापुर का ये सबसे लोकप्रिय है, वहाँ का स्ट्रीट फूड, और देखने में भी बहुत सुंदर, और ये सब सारी चीजों को बहुत पुराने समय से चला आ रहा है ये संस्कृति सिंगापुर का। तो उसको सांस्कृतिक विरासत के में शामिल करने के लिए यूनेस्को ने उसको नामित कर लिया, नॉमिनेट कर लिया है। और सिंगापुर के स्ट्रीट हॉकर्स देश के स्थानीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और सिंगापुर की स्ट्रीट फूड संस्कृति पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण केंद्र है, और प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचते भी हैं। और इस जीवंत स्ट्रीट फूड संस्कृति का विकास 1800 दशक के आसपास, ये ध्यान में रखेंगे, हुआ था, जब सिंगापुर ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना था, तब से। ठीक है ना, इसीलिए इतना पुराना है वहां का ये सांस्कृतिक, इसको विरासत का दर्जा दिया गया, और उसके तहत इसको यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में शामिल कर लिया है। आगे देखिए, और वर्ष 1965 में सिंगापुर को स्वतंत्रता मिली, किंतु सिंगापुर की विशिष्ट संस्कृति उसके साथ ही रही, क्योंकि जब ब्रिटिश अधिशासन था वहां पे तभी ये बनी थी 1800 के आसपास दशक में, तो फिर 1965 में जब सिंगापुर आजाद हुआ उसके बाद भी ये संस्कृति बनी रही। और सिंगापुर की स्ट्रीट फूड संस्कृति अब उस सूची का हिस्सा बन गई है जिसमें भारत से योग, जमैका से रिक संगीत और फिनलैंड की सोना संस्कृति आदि शामिल है। ये जरूर ध्यान में रखेंगे, ये शामिल हो गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में। 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। देश में उपभोक्ताओं के महत्व, उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष देश में उपभोक्ता के महत्व को, उनके अधिकारों को, उनके दायित्व को बनाने के लिए। भारत की एक बड़ी आबादी अशिक्षित है, जो अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ है। उनको नहीं पता है उनके अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्य के बारे में। लेकिन उपभोक्ता अधिकारों के मामले में शिक्षित लोग भी अपने अधिकारों के प्रति उदासीन नजर आते हैं, और इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष इस दिवस का आयोजन किया जाता है। और वर्ष 1986 में इस दिन राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी थी। 24 दिसंबर 1986 को ही राष्ट्रपति ने इसके लिए एक अधिनियम बनाया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे दोषयुक्त सामान, असंतोषजनक सेवाओं और अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। जो उपभोक्ता है उनके लिए सुविधाएं हैं। और वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का थीम था सतत उपभोक्ता, और यह थीम वैश्विक स्वास्थ्य संकट, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान आदि से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती है। और ज्ञात हो कि वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन भी किया जाता है। ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि यूरोपीय संघ में प्लास्टिक अपशिष्ट संबंधी नए नियम बनाए गए हैं। यूरोपीय यूनियन में क्या है ये देखिए, क्या नए नियम बनाए गए हैं, 1 जनवरी से लागू होंगे। क्या क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2021 से विकासशील और अल्प विकसित देशों में, जो अभी विकासशील देश है या जो अभी कम विकसित हुए देश है, उनमें अवर्गीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, कि वहां पे प्लास्टिक के जो अपशिष्ट है वो निर्यात नहीं होंगे विकासशील और अल्प विकसित देशों में। क्या ज्ञात हो कि इससे पूर्व चीन ने प्लास्टिक अपशिष्ट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, और कई पर्यावरणविदों ने चिंता जाहिर की थी कि विकसित देशों द्वारा जो अपशिष्ट मलेशिया जैसे एशियाई देशों में निर्यात किया जाता है उसका सही ढंग से उपचार नहीं किया जाता है और समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिससे समुद्री प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। होता क्या है कि जो विकसित देश है या जो भी वहां से प्लास्टिक का जो निर्यात है, जो भी प्लास्टिक का कचरा है
उसका दूसरे जगह पर निर्यात किया जाता है, लोग उसको मंगाते हैं अपने यहाँ, उससे कुछ चीजें रिसाइकिल भी करते हैं और कुछ नए चीजें भी बनाते हैं। अगर वो नहीं जो चीजें बच जाती है जिनका यूज नहीं हो पाता, उसको लोग समुद्र में फेंक देते हैं, और समुद्र में फेंकने की वजह से समुद्र में प्रदूषण की वृद्धि हो रही है। इसीलिए यूरोपीय यूनियन ने प्लास्टिक अपशिष्ट पर 1 जनवरी 2021 से जितने भी विकासशील और अल्प विकसित देशों हैं उनमें प्लास्टिक के निर्यात को प्रतिबंध लगा दिया है। आगे देखिए और क्या कह रहा है कि नए नियमों के तहत केवल स्वच्छ प्लास्टिक अपशिष्ट जिसे पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है, मतलब केवल साफ प्लास्टिक जिसका रिसाइकलिंग किया जा सकता है, को ही गैर ओईसीडी यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों को निर्यात करने की अनुमति दी गई है। और प्रत्येक वर्ष यूरोपीय देशों में 25 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करते हैं, किंतु इसका 1/3 यानी 30% से भी कम रिसाइकिल हो पाता है। बाकी सब ये लोग वो कचरा है और फेंक देते हैं उसको समुद्र में। और आंकड़ों की मारे तो दुनिया भर में समुद्र तटों पर मौजूद कचरे का 85% हिस्सा ही प्लास्टिक ही है। ये आंकड़ा है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। इसीलिए ये यूरोपीय यूनियन ने कहा है, इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। अब हमारा आज का पहला आर्टिकल है कैच द रेन, राष्ट्रीय जल मिशन। क्या कह रहा है आर्टिकल में? आर्टिकल का नाम है कैच द रेन, राष्ट्रीय जल मिशन। पीआईबी का आर्टिकल है, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का गवर्नेंस का मुद्दा है। और इसमें खास बात यह है कि कैच द रेन नाम से ही आप समझ गए होंगे, और राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत ये काम करता है। कैच द रेन के बारिश के पानी को किसी भी तरीके से, जो भी संरक्षण का तरीका वो अपना के संरक्षण करना चाहिए और उसको इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में पानी की कमी हो सकती है या जो भी, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या उपाय किए हैं, क्या क्या प्रबंध किए हैं, क्या क्या चीजें हैं उसमें, इन सारे चीजों को हम लोग इस आर्टिकल में एक एक करके पढ़ेंगे कि कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन में क्या है, कौन चलाता है, और इसके लिए आम लोगों को कैसे जागरूक करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, क्या क्या प्लान है। देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, पीआईबी का आर्टिकल है, गवर्नेंस का मुद्दा है। क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय जल मिशन यानी एनडब्ल्यूएम, आर्टिकल में कहीं भी आएगा एनडब्ल्यूएम तो आप समझेंगे नेशनल वाटर मिशन की बात हो रही है। और जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS, नेहरू युवा केंद्र संगठन, और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के सहयोग से कैच द रेन नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। ये कैच द रेन जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है, कौन कौन किया है? आपका NWM, नेशनल वाटर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और नेहरू युवा केंद्र संगठन, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इन चारों ने मिलकर के, इन चारों ने एक साथ कैच द रेन नाम से एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। क्या है, ध्यान से पढ़िए। इसमें इस बार का टैगलाइन क्या है? इस बार का टैगलाइन क्या है? ये जो इस बार का नहीं, खैर इसका ये जो अभियान शुरू किया गया है कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन, इसका टैगलाइन क्या है कि बारिश के पानी का संरक्षण जहां भी संभव हो और जैसे भी संभव हो। ये इसका टैगलाइन है कि बारिश, कैच द रेन यानी जो भी बारिश से पानी आ रहे हैं उनको बर्बाद नहीं होने देना, उनको इकट्ठा करना, उनको संरक्षण करना। उसके लिए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, उसी पे जो जुड़ा हुआ आर्टिकल है। और इस बार का इसका टैगलाइन है कि बारिश के पानी का संरक्षण जहां भी हो, जहां भी संभव हो और जैसे भी संभव हो। यह है टैगलाइन। इसका उद्देश्य क्या है, देखते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए क्या कह रहा है। क्या है उद्देश्य? कि सभी स्थितियों के आधार पर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर RWHS का निर्माण करना। क्या कह रहा है कि सभी स्थितियों के आधार पर, जो भी स्थिति हो और जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल जो भी बारिश का पानी है उसको संग्रहित करने के लिए RWHS, वर्षा जल संचयन संरचना यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का
निर्माण करना चाहिए, पानी वर्षा के जल को संरक्षित करना चाहिए। और अभियान के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी प्रचार और सूचना, शिक्षा, संचार यानी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, आईसी आगे भी आएगा, शॉर्ट टर्म तो याद में रखेंगे, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन गतिविधियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों को शामिल करना चाहिए। यानी जो भी जमीनी स्तर पर, मतलब जमीनी बेसिक पे लोगों को, आम लोगों को इसके द्वारा, सूचना के द्वारा लोगों को बताकर, उसके बारे में शिक्षा दे करके या एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, उनके द्वारा संचार के द्वारा उससे बातचीत करके इस बारे में लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए और इसमें शामिल करना चाहिए। आगे देखिए इसकी गतिविधियां क्या है। क्या है गतिविधियां? कि वाटर हार्वेस्टिंग हेतु गड्ढे बनाना, जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसके लिए गड्ढे बनाना चाहिए कि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो। अपने छत पर RWHS का निर्माण करना, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का सभी व्यक्ति को अपने छत पर निर्माण कराना चाहिए कि जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा कर सके और उसका यूज हम कर सके। और चेक डैम बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गतिविधियां हैं। इसके द्वारा ये कैच द रेन अभियान इस तरीके से होगा। संचयन की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिक्रमणों और टैंकों की सिल्ट को हटाना, ठीक है, कि इसकी भंडारण क्षमता और ज्यादा बढ़ाई जा सके। पानी के उन चैनलों में से अवरोध को हटाना जो जल ग्रहण क्षेत्रों से पानी की आपूर्ति करते हैं। पानी के उन चैनल, जो क्षेत्र ये जो जल ग्रहण से पानी की आपूर्ति करते हैं उसमें से जो भी अवरोध है उनको हटा देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जल ग्रहण के लिए है। और क्या कह रहा है? जल को वापस लाने के लिए पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं जैसे कि छोटे कुएं, गहरे बड़े कुओं की मरम्मत करना, इन सब में बारिश के पानी इकट्ठे होते हैं। और जल शक्ति अभियान सेकेंड, एक अभियान चल रहा है जल शक्ति फर्स्ट, मैंने एक बार पढ़ाया भी था। और जल शक्ति अभियान सेकेंड की तैयारी के एक हिस्से के रूप में नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक देश के 623 जिलों में विभिन्न ICE गतिविधि के माध्यम से, ICE, ठीक है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इन माध्यम से कैच द रेन जागरूकता अभियान का आयोजन भी करेगा। कौन करेगा? ये ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है ना। और देखिए और क्या कह रहा है इसमें, क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, कि जल शक्ति अभियान जो सेकेंड उसकी तैयारी के लिए क्या कर रहा है NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन, कि दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक का टारगेट है कि देश के 623 जिलों में वहां पे जाकर के लोगों को सूचना दे करके, उनको शिक्षा दे करके, उनसे कम्युनिकेट कर करके कैच द रेन जागरूकता अभियान चलाना। और ICE गतिविधियों में शैक्षिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, दीवार लेखन, जो दीवार पर लिखा जाएगा, बैनर, बैनर निर्माण सहित अनेक गतिविधियां शामिल होंगी। इस तरीके से ये सब किया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी, प्रेरणादायक कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, दीवारों पर भी लिखा जाएगा, बैनर और बैनर भी उसके लिए जारी किए जाएंगे लोगों को जागरूक करने के लिए। तो ये ध्यान में रखेंगे। और राज्यों से प्रत्येक जिले में, राज्य के बाद प्रत्येक जिले में रेन सेंटर खोलने का अनुरोध किया गया है, जो सभी के लिए एक तकनीकी मार्गदर्शन केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। इसका महत्व क्या है? महत्व है जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देने से युवा जल के महत्व को समझ सकेंगे। महत्व यही है कि जल संरक्षण और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, उसका उपाय करेंगे, तो जो हमारे देश के युवा हैं वो जल के महत्व को समझेंगे और जल संरक्षण के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता जल प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की ओर अग्रसरित भी करेगी। और शून्य अथवा केवल समिति पानी को परिसर से बाहर निकालने का विचार मिट्टी की नमी और भूजल स्तर में सुधार करने में मदद करेगा।
ठीक है, शून्य अथवा केवल सीमित पानी को उतना ही निकाला जाएगा जितना मिट्टी की नमी और भू जल स्तर में सुधार करे। और शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर होने वाले जल भराव जो कि सड़कों को क्षति पहुंचाता है को कम करेगा और शहरी बाढ़ को रोकने में भी सहायक होगा। जैसे छत पे रेन हार्वेस्टर सिस्टम अगर लोग लगा लेंगे, बहुत सारा पानी उसमें इकट्ठा होगा, तो जो अगर सभी लोग लगा ले तो सोचिए कितना पानी वहां इकट्ठा होगा, सड़क पे पानी का कम जमाव होगा। ये सब बहुत सारी बातें हैं, ध्यान में रखेंगे। अब इसके लिए सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं। तो क्या है सरकार के कदम इसके लिए जो उठाए गए हैं कि जल संरक्षण हेतु उठाए गए कदम, क्या कदम है ये देखिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत इसमें क्या कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य भू जल संचयन में सुधार, जल संरक्षण और भंडारण तंत्र का निर्माण करना है मनरेगा के तहत, तथा इसने सरकार को अधिनियम के तहत परियोजनाओं के रूप में जल संरक्षण की शुरुआत करने में सक्षम भी बनाया है। और जल क्रांति अभियान भी चलाया गया है। यह ब्लॉक स्तर पर जल संरक्षण योजनाओं के माध्यम से गांवों और शहरों में क्रांति लाने के लिए किया गया एक सक्रिय प्रयास है जल क्रांति अभियान, ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है, उदाहरण के लिए इसके तहत शुरू की गई जल ग्राम योजना का उद्देश्य जल संरक्षण और परीक्षण हेतु जल की कमी वाले क्षेत्रों में 2 मॉडल गांवों को विकसित करना है। और राष्ट्रीय जल मिशन क्या है, जो ये करा रहा है कैदरेन, इसका उद्देश्य एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से जल का संरक्षण करना, अपव्यय को कम करना और राज्यों के बाहर तथा भीतर जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है। तो ये सारे कार्यक्रम है इसके। नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक क्या कहता है, इसका उद्देश्य जल के प्रभावी उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करना है। जल शक्ति मंत्रालय और जल जीवन मिशन इसके लिए क्या करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय का गठन जल के मुद्दों से समग्र रूप से निपटने के लिए किया गया है कि जितना भी जल का मुद्दा है। और जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। अटल भूजल योजना क्या काम कर रही है इसमें, यह जल उपयोगकर्ता संघों, जल बजट, ग्राम पंचायत वार जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के अस्थायी प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक ना। जल शक्ति अभियान क्या है इसके तहत, क्या है, इसकी शुरुआत जुलाई 2019 में देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान के रूप में की गई थी। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इस पुरस्कार का आयोजन जल संसाधन, नदी विकास, गंगा कायाकल्प विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और यह देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों, प्रयासों तथा जल समृद्ध भारत के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर ध्यान भी केंद्रित करता है। ये पीआईबी का आर्टिकल था, जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला आर्टिकल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हेतु फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। ये पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसे कहते हैं। और एक बार मैंने आप लोग इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल पढ़ाया था आज से तकरीबन 2 महीने पहले। ये पक्षी जब प्रवास के द्वारा एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो जो बड़े बड़े बिजली के टावर होते हैं उन तारों से टकरा जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका आंकड़ा आया था कि इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वो आंकड़ा आया था। उसी के लिए अब क्या किया गया है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के द्वारा कि जितने भी हमारे बिजली के टावर हैं वहां पे फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगा दिए गए हैं। ठीक है, ये पक्षी अगर रात में उड़ते हैं तो क्या है कि रात में इनको तार नजर नहीं आते, टकरा जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है उस बिजली की वजह से। तो क्या है कि उसमें फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगा दिए हैं जो कि रात में जलता है और लाल रंग का जलेगा, तो इन पक्षियों को दिखेगा कि वो वहां जल रहा है तो वहां कुछ है, उधर नहीं जाएंगे, वहां से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इसी के लिए किया गया है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्यों है चर्चा में, ध्यान से पढ़िए
क्या कह रहा है आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आर्टिकल है, जीव विज्ञान और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, तो ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीजें हैं। ठीक, क्या कह रहा है ये देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC, ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, ठीक है, भारत के साथ मिलकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की घनी आबादी वाले स्थानों पर एक अनूठी पहल के माध्यम से उन क्षेत्रों में ओवरहेड बिजली लाइनों पर फायर फ्लाई बर्ड डायवर्टर नामक युक्ति का प्रयोग किया है। क्या है, किसने, जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसने जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है WCS, इसके साथ मिलकर के क्या किया है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक पक्षी है, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, इस पक्षी के जो घनी आबादी वाले क्षेत्र है वहां पे एक अनूठी पहल किया है। क्या किया है, जो ओवरहेड बिजली लाइन, ओवरहेड मतलब हमारे सर के ऊपर जो बिजली लाइन आप लोग देखे होंगे, ये जो बड़े बड़े टावर गांव में खड़े होते हैं इस तरीके से, जो बिजली का आदान प्रदान होता है, जो बड़े बड़े टावर खड़े होते हैं, इसी को, ये जो टावर होते हैं ये इन्हीं के बारे में कह रहा है। लाइनों पर फायर फ्लाई बर्ड डायवर्टर नामक युक्ति का प्रयोग किया, इन्हीं पे वो लगाया गया है। क्या खास है देखिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी न्यूयॉर्क स्थित एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक, न्यूयॉर्क में स्थित है WCS, जिसका उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े जंगली स्थानों को 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संरक्षित करना है। WCS का क्या उद्देश्य है कि दुनिया के जो भी बड़े जंगली स्थान हैं उनको 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उनको संरक्षित करना है, इसके एक काम है। अब देखिए, अब इसके बारे में देखिए, फायर फ्लाई बर्ड डायवर्टर क्या चीज है, पहले इसके बारे में पढ़िए। फायर फ्लाई बर्ड डायवर्टर विद्युत लाइनों पर स्थापित फ्लैप है, एक फ्लैप है जो लाइनों पे लगा दिया जाता है, और वे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी पक्षी प्रजातियों के लिए परावर्तक के रूप में काम करते हैं, डाइवर्जन के रूप में काम करेंगे। कैसे, पक्षी उन्हें लगभग 50 मीटर की दूरी से पहचान सकते हैं और बिजली की लाइनों से टकराव से बचने के लिए अपनी उड़ान का मार्ग बदल सकते हैं। 50 मीटर की दूरी से वो पहचान जाएंगे, ठीक है, और छोटे पक्षी उड़ते समय अपनी दिशा बदल सकते हैं, लेकिन बड़ी पक्षी प्रजातियों के लिए उनके शरीर के वजन और अन्य कारकों के कारण यह मुश्किल है। जो इसके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो छोटे पक्षी हैं वो तो बदल लेंगे, लेकिन जो बड़े पक्षी होते हैं उनका शरीर भारी है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है इतना जल्दी दिशा बदलना। आगे देखिए, चूंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूनतम दृश्य क्षमता, इसको कम दिखाई देता है, और अधिक वजन वाले पक्षी होते हैं, इसलिए उन्हें अपनी उड़ान मार्ग को तेजी से बदलना मुश्किल होता है। भले ही वे एक जीवित तार के सामने आ जाए, भले ही वे बिजली के तार के सामने आ जाए, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। और डायवर्टर को फायर फ्लाइज कहा जाता है क्योंकि वे रात में बिजली लाइनों पर चमकते हुए जुगनू की तरह दिखते हैं। पृष्ठभूमि क्या है इसकी, MOEFCC, ठीक है, की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में थार क्षेत्र में कई ओवरहेड तारों के साथ बिजली लाइनें, विशेष रूप से उच्च वोल्टेज की वो उसमें लाइनें जाती हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा है और लगातार उच्च मृत्यु दर का ये कारण भी बन रही है, इसीलिए से फायर फ्लाई डाइवर्टर लगाया जा रहा है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया सुनवाई में निर्देश दिया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली लाइनों को भूमिगत रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने में ये भी कहा, ये देखिए इतना बड़ा पक्षी होता है, तो क्या है कि ये जिस एरिया में इनका ज्यादा आवास है तो वहां पे जो बिजली लाइनें ऊपर से है उनको अंडरग्राउंड किया जाए। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देख लीजिए, GIB के बारे में, यह दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, उड़ने वाला पक्षी है और सबसे भारी। वैज्ञानिक नाम है इसका आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। इसका पर्यावास कहाँ है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आमतौर पर न्यूनतम दृश्य क्षमता और शांति के साथ समतल खुले मैदानों में रहना पसंद करते हैं, इसलिए घास के मैदानों में अच्छी तरह से अनुकूलन करते हैं। इनकी ज्यादातर आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है और महाराष्ट्र, कर्नाटक और
आंध्र प्रदेश में ये कम संख्या में पाए जाते हैं। इनके सुरक्षा की स्थिति क्या है? प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्टेटस यानी IUCN में गंभीर रूप से संकट ग्रस्त है, उसमें शामिल है। और क्या कह रहा है? वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी सिटीज के परिशिष्ट 1 में आते हैं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में यह आते हैं। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत वन्य जीव प्रजातियों एवं उनके आवासों के एकीकृत विकास के रिकवरी कार्यक्रम में से भी एक है। और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकन को गांधीनगर गुजरात में आयोजित प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय के 13वें कोप सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र माइग्रेटरी स्पीसीज CMS कन्वेंशन के परिशिष्ट 1 में भी शामिल किया गया है। इनके लिए खतरे क्या है? खतरे हैं इनके लिए विद्युत लाइनों के साथ टकराव, शिकार, अभी भी पाकिस्तान में इसका शिकार प्रचलित है, सिंचाई और खेती की तकनीक इसके द्वारा, और खनन भी है, पवन टरबाइन और सौर फार्म। इसकी वजह से वनों और घास के मैदानों में वनों की कटाई के नाम पर विदेशी वृक्षों और प्रजातियों का रोपण, क्योंकि घास के मैदान में पाए जाते हैं, ये सब इनके लिए खतरे हैं, ध्यान में रखेंगे। ये द हिंदू का आर्टिकल था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का आर्मी संस्करण। ठीक है, क्या कह रहा है इसके बारे में देखिए, क्यों चर्चा में है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का आर्मी संस्करण क्यों है चर्चा में, एक एक करके देखिए। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने भारतीय सेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM, जहां भी आएगा MRSAM आप समझेंगे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला परीक्षण किया है। MRSAM का पहला परीक्षण किया है DRDO ने भारतीय सेना के लिए। क्या, ध्यान से पढ़िए, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। देखिए MRSAM का आर्मी संस्करण क्या कह रहा है, पहले इसके बारे में जानिए। यह भारतीय सेना के उपयोग हेतु रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO तथा इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये जो MRSAM है, MRSAM ये क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म है। और ये DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी IAI जहां भी आगे आएगा इस आर्टिकल में ध्यान में रखेंगे, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है। DRDO और IAI ने साथ मिलकर के सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है MRSAM, इसको विकसित किया है भारतीय सेना के उपयोग के लिए। इसमें एक कमांड और कंट्रोल पोस्ट है और मल्टी फंक्शन रडार और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम इत्यादि शामिल है। और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM के बारे में पढ़िए। यह एक त्वरित प्रक्रिया वाली सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे दुश्मन के हवाई खतरों जैसे मिसाइल, विमान, गाइडेड बम, लड़ाकू विमान आदि को बेअसर करने के लिए विकसित किया गया है। MRSAM क्या है कि दुश्मनों के मिसाइल को, विमान को और जो भी उनके गाइडेड बम या लड़ाकू विमान है, ये उन सबको बेअसर कर सकता है। सुपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति मैक 1 से अधिक तेज होती है। जो सुपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, ध्वनि की गति को मैक 1 से मापा जाता है। मैक 1 ध्वनि की गति के बराबर होता है। ठीक है, तो मैक 1 से तेज होती है, किंतु वह माइक 3 से तेज नहीं हो सकती। माइक 3 से तेज नहीं होती, अभी आगे देखेंगे माइक 3 क्या है। सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए इसके अलग अलग संस्करण विकसित किए गए हैं हाइपरसोनिक मिसाइल के। और मई 2019 में भारतीय नौसेना, DRDO और IAI, ठीक है, ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM के नौसैनिक संस्करण का पहला परीक्षण भी किया था मई 2019 में। और अभी भारतीय सेना में इसको शामिल के लिए भी इसका परीक्षण किया गया है। अब जो भारत और इजराइल सहयोग है DRDO और IAI, इसके बारे में पढ़ लीजिए।
इजराइल लगभग 2 दशकों से यानी 20 सालों से भारत के शीर्ष 4 हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है, जो प्रति वर्ष भारत को लगभग $1 बिलियन मूल्य की सैन्य बिक्री करता है। और भारतीय सशस्त्र बल द्वारा 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 डीआरडीओ आईएआई की संयुक्त परियोजनाओं के तहत विकसित अत्याधुनिक बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली को भी शामिल किया जा रहा है। तो ये सब भारत इजराइल रक्षा सहयोग है इनके साथ में, ध्यान में रखेंगे। और आगे क्या कह रहा है कि बीते कुछ वर्षों में भारतीय सशस्त्र बलों में इजरायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है, जिसमें फाल्कन एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, हेरान ड्रोन, हारोप ड्रोन और बराक एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इत्यादि शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, ध्यान में रखेंगे। अगला आर्टिकल है हमारा ई सेवा केंद्र। चर्चा में क्यों है ई सेवा केंद्र, ये देखिए कि हाल ही में त्रिपुरा के उच्च न्यायालय ने, त्रिपुरा के हाईकोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा एक ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। त्रिपुरा के हाईकोर्ट में एक ई सेवा केंद्र खोला गया है, जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इसका उद्घाटन किया है। क्या खास है ये ई सेवा केंद्र में हाईकोर्ट में खोला गया है, इससे क्या खास बात होगी, ध्यान से देखिए, पढ़ते चलिए। क्या है ई सेवा केंद्र, पहले इसके बारे में जानिए। प्रायोगिक आधार पर प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालयों में और एक जिला न्यायालय में ई सेवा केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, प्रायोगिक के आधार पर प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालयों में और एक जिला न्यायालय में ये केंद्र सभी प्रकार की कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। ये जो ई सेवा केंद्र है, सभी प्रकार की कानूनी सहायता और आम वादियों तक अधिवक्ताओं के लिए, जो आम लोग हैं, जो आम वादी हैं, उनके तक वन स्टॉप सेंटर के रूप में सेवा करने के लिए समर्पित है। इनके द्वारा जो भी वादी है, उनको अगर अधिवक्ता वकीलों की सहायता चाहिए तो इसके द्वारा उनको मिलेगी, वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा। और यह मुकदमों की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और निर्णय और आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। और इस सेवा केंद्र में और क्या कह रहा है इसके बारे में कि ये केंद्र मामलों के ई फाइलिंग में भी सहायता करते हैं। इस सेवा केंद्र, ये केंद्र आम आदमी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और न्याय तक उसकी पहुंच के अधिकार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य तकनीकी पहले भी है इनकी। कौन कौन से? पहला है टेली लॉ कार्यक्रम। ये देखिए कि मुकदमेबाजी पूर्व चरण में मामलों को संबोधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिट्टी के सहयोग से कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा टेली लॉ कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा किया गया है। आगे देखिए और इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक सेकंड का जरा समय दीजिएगा। इसमें और क्या क्या चीजें कह रहा है, एक सेकंड जरा। हाँ, और अगला क्या है कि वकीलों को वादियों से संबंधित कराना। इसका कार्य है कि वकीलों को, जो वादी हैं, उनसे, यह एक ऐसी सेवा है जो वकीलों को सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और टेलीफोन सेवाओं की सुविधा भी प्रदान करेगी सुनवाई के लिए। और इस सेवा का उद्देश्य विशेष रूप से हाशिए और वंचित वर्गों की न्याय तक पहुंच के, जो लोग न्याय तक नहीं पहुंच सकते हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो ये सब नहीं कर सकते, उनके लिए डायरेक्ट सेवा। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर भी है। क्या? इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटरों के विशाल नेटवर्क पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन स्टेट कॉलिंग सुविधाओं की स्मार्ट तकनीक का उपयोग वंचित समूहों, कमजोर, अप्राप्य समूह और समुदायों को न्याय व्यवस्था से जोड़ने के लिए किया जाता है। ध्यान में रखेंगे। इसके लिए एक ई कोर्ट परियोजना भी शुरू की गई है। क्या है ई कोर्ट परियोजना की अवधारणा? उच्चतम न्यायालय की ई कमेटी द्वारा प्रस्तुत भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना नामक रिपोर्ट के आधार पर बनाएगी। रिपोर्ट 2005 इसके आधार पर। और यह अखिल भारतीय परियोजना है जिसकी निगरानी और वित्त पोषण विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा की जाती है, ई कोर्ट परियोजना का। और परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य ई कोर्ट
प्रोजेक्ट वादी चार्टर के माध्यम से विस्तृत रूप से कुशल और समयबद्ध नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना और न्यायालयों में निर्णय समर्थन प्रणाली को विकसित और स्थापित करना, अपने हितधारकों को सूचना की पारदर्शिता और पहुंच प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं को स्वचालित करना और न्यायिक वितरण प्रणाली को सस्ती, सुलभ, लागत प्रभावी, पूर्वानुमेय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाकर गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से न्यायिक उत्पादकता को बढ़ाना। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। अगला है हमारा आर्टिकल जनगणना रजिस्टरों की अपडेटिंग। ठीक है, जो हमारा जनगणना रजिस्टर उसकी अपडेटिंग की बात की जा रही है। अब अपडेट करने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये 2021 में अपडेट होने वाला था, तो इसको अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। 11 में गणना हुई थी 2011 में, उसके 10 साल बाद, प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती है भारत की, तो 2021 में होनी थी। तो क्या है कि कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए इसको अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था, लेकिन अब ये करने का, इस रजिस्टर को अपडेट करने का आदेश दे दिया गया है। क्या है, हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने सभी राज्य समन्वयकों को जनगणना रजिस्टर अपडेट करने का आदेश दे दिया है। आरजीआई ने, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों को क्या कहा है कि आप अपना जनगणना रजिस्टर अपडेट करें और जनगणना किसी दी गई आबादी के सदस्यों की व्यवस्थित तरीके से गणना करने, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसे अभिलेखित या रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। क्या है जनगणना, कि किसी भी आबादी की, किसी भी देश की आबादी की, जो भी जितने लोग उस आबादी में रह रहे हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनका व्यवस्थित तरीके से गणना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अभिलेखित या रिकॉर्ड, लिखित रिकॉर्ड प्राप्त करना, ये जनगणना होती है। देखिए आगे और क्या है। ये जो आरजीआई ने, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने आदेश दिया, इसके बारे में देखिए आदेश के बारे में, कि आरजीआई ने सभी राज्य समन्वयकों को चार्ट रजिस्टर में क्षेत्र, इलाके, कॉलोनी या एक इमारत के नाम को अपडेट करने का आदेश दे दिया है। आरजीआई ने जो भी राज्य के समन्वयक हैं उनको कहा है कि आप चार्ट रजिस्टर तैयार करें और तैयार करके जो भी क्षेत्र हैं, इलाके हैं, कॉलोनी हैं या इमारत हैं, उनके नाम को भी अपडेट करेंगे। और चार्ट रजिस्टर क्या होता है, ये देखिए, चार्ट रजिस्टर प्रगणकों के बीच काम के वितरण को दर्शाता है और प्रत्येक अधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाने वाले हाउस लिस्टिंग ब्लॉक HLB को चिन्हित करता है। जितने भी कार्य करने वाले वो हैं, प्रगणक है, जो जा जाके सब करते हैं, उसी को चार्ट रजिस्टर कहा जाता है। उनके लिए जो काम बांटा जाता है कि आप इस एरिया में जाएंगे, आप इस कॉलोनी में जाएंगे, आप उस एरिया में जाएंगे, उसको। और इसके लिए क्या है कि ये फिर अधिकारी इसको निरीक्षण करते हैं, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक को फिर चिन्हित करते हैं। HLB जो है वो डेटा संग्रह करने की प्राथमिक इकाई है जनगणना में, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। अब चार्ट रजिस्टर का उपयोग क्या है, ये देखिए, चार्ट रजिस्टर का उपयोग क्या है। यह जनगणना से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो गणनाकर्ताओं को प्रथम चरण के दौरान जनगणना के लिए घरों की सूची, आवास जनगणना और राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर NPR संबंधी विवरण एकत्र करने में मदद करेगा। क्या है इसका उपयोग, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो गणना के प्रथम चरण के दौरान, जैसे घरों की सूची, आवास कितने, उसकी जनगणना या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने के लिए उसके जो विवरण एकत्र करता है, इसका उपयोग होता है चार्ट रजिस्टर में। और इस रजिस्टर का उपयोग NPR जहां भी आएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात, NPR की अपडेटिंग से संबंधित फील्ड वर्क में किया जाएगा, क्योंकि जनगणना तथा NPR की अपडेटिंग दोनों में सामान्य कार्यकर्ता ही शामिल होंगे। आप लोग देखे होंगे कि लोग घर घर जाके जो जनगणना करते हैं वो उसी दौरान होता है, इसी रजिस्टर का उपयोग होता है। इसका निहितार्थ क्या है कि कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना के कार्य को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था और आरजीआई का आदेश इस बात का एक संकेत हो सकता है कि निकट भविष्य में जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, इसीलिए उनको अपडेट करने को बोला गया है। अब आरजीआई के बारे में पढ़ लीजिए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्या कह रहा है कि वर्ष 1951 की जनगणना तक जनगणना संगठन की स्थापना प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर की गई थी, 1951 तक। उसके बाद भारत सरकार ने
वर्ष 1949 का महापंजीयक और पदेन जनगणना आयुक्त के तहत गृह मंत्रालय में एक ऐसे संगठन की स्थापना की जो जनसंख्या के आकार और इसके विकास आदि पर आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह विकसित करे। और बाद में इस कार्यालय को देश में जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969 के पंजीकरण के कार्यान्वयन की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। और यह भारत की जनगणना और भारत के भाषाई सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकी सर्वेक्षण के परिणामों की व्यवस्था, संचालन और विश्लेषण भी करता है। आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अब भारत की जनगणना के बारे में पढ़िए। यह देश की जनसंख्या के आकार, वितरण एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति, जनसांख्यिकी तथा अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और वर्ष 2011 तक भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाने वाली जनगणना का आयोजन 15 बार किया गया है। और भारत में वर्ष 1872 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार देशव्यापी जनगणना कराई गई थी 1872 में। और वर्ष 1881 में पहली बार जनगणना के लिए अलग विभाग बनाया गया था और इसकी जिम्मेदारी सेंसर कमिश्नर को सौंपी गई थी। और भारत में यह पद 1941 तक रहा था। और वर्ष 1949 में इस पद का नाम बदलकर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर यानी महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कर दिया गया था 1949 में। और वर्ष 1949 में भारत सरकार ने इस विभाग को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया। तब से यह विभाग प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना आयोजित करता है। और भारत का भाषाई सर्वेक्षण देखिए। भारत के वर्तमान भाषाई सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य एक अद्यतन भाषाई परिदृश्य प्रस्तुत करना है और इसका आयोजन प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होने वाले जनगणना अभ्यास के साथ ही किया जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जनगणना हर 10 वर्ष पे होती है। 2011 में हुआ था, 21 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से अनिश्चित काल के लिए इसको टाला गया है। लेकिन अब अपडेट करने का आदेश दे दिया गया है। क्या आगे देखिए, यह संबंधित राज्यों में सामाजिक शैक्षणिक योजनाकारों द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक जानकारी भी प्रदान करता है। और भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण वर्ष 1928 में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा प्रकाशित किया गया था। और प्रायः एक सिविल सेवक को ही रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया जाता है और उसकी रैंक संयुक्त सचिव के पद के समान होती है। अब एनपीआर के बारे में पढ़ लीजिए। जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है, इसके बारे में एनपीआर क्या होता है। यह देश के सामान्य निवासियों की एक सूची है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो नागरिकता अधिनियम 1955 तथा नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है। और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में पंजीकरण कराना भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए अनिवार्य है। और देश के नागरिकों की पहचान का डेटाबेस एकत्र करने के लिए वर्ष 2010 में एनपीआर की नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की शुरुआत की गई थी। और वर्ष 2015 में डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से इस डेटा को और अधिक अपडेट किया गया है। द हिंदू का आर्टिकल था। ये सारे पॉइंटों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जरूर आप लोग फॉलो करेंगे। और ये है मेरा अकेडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। और यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कल फिर हम लोग मिलेंगे 10:30 बजे अपने इसी क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।